हाय गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे, आज से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे दैट शुड बी द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जस्ट पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन क्या वेटेज है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो ऑन एन एवरेज 12 से 15 मार्क्स का पेपर आएगा आपके पास, और अगर आप जितने भी यहाँ थ्योरी लेक्चर आपको मिलेंगे वो प्लस जो डेली असाइनमेंट कवर अप करेंगे वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके यहाँ ये गारंटी है कि एटलीस्ट 9 to 11 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एग्जाम में छोड़ने लायक आएंगे, लेकिन रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आप डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्टली कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कैसे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिवाइड कर लेते हैं। तो चैप्टर 01 में मॉड्यूल 01 बनाएंगे हम। मॉड्यूल 01 का मीनिंग है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ऑर्डर का मीनिंग क्या है, डिग्री का मीनिंग क्या है, देन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहां से कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली विदाउट सॉल्व करे उनको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। तो आपको जैसे ही मॉड्यूल कवर होगा, हर मॉड्यूल में कुछ असाइनमेंट्स आएंगे, हर मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलेगा। तो जैसे ही ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम आपको एक टेस्ट असाइन करेंगे MWT 01। ठीक है, एंड इसके इन बिटवीन जैसे हर लेक्चर के बाद हर दिन में आपको एक असाइनमेंट शीट्स मिलेगी। इस शीट को करना है, ये शीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस शीट में जितने भी क्वेश्चन है उसको ट्राई करिए, उनको सॉल्व करिए, उसके जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको, जैसे ही आज शीट अगर मिलेगी तो कल आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। सेकेंड इसी में मॉड्यूल जो आएगा जिसको M02 नाम देंगे, तो उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले सेपरेबल फॉर्म, यानी कि एक्स और वाई, अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है उनका अगर हम इंडिपेंडेंटली दोनों को सॉल्व कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उसको हम सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो मॉड्यूल 2 है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहां से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, वो भी 1 मार्क्स में मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो पार्ट है इसमें से आपका ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स तक वो पूछ सकता है। 2 ही चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस को, और दोनों में से 50-50% क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में मॉड्यूल 2 में फर्स्ट जो आपको सॉल्व करना है, सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करना है। इसी में हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जहां से हर बार क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का पेपर आएगा यहां से, और मल्टीपल चॉइस अगर चैप्टर 1 में आएगा तो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, एग्जैक्टनेस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, एंड रेड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट इक्वेशन, और रिड्यूस करने के बाद उसको सॉल्व करना है, जिसमें आप डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं। तो उनको फाइंड करने के डिफरेंट मेथडोलॉजी। तो ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं,
ये स्टार मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितना जितना स्टार मार्क करेंगे, अगर उतना भी फाइनल टाइम पे रिवाइज करके चले जाओगे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार मार्क है ये एंड टाइम पे आपको जो सिलेबस कवर करना है वो है, ठीक है। इसके बाद इसी में एक सेगमेंट आएगा, सेकंड मॉड्यूल में ही बात कर रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अगेन डेफिनेटली एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में एग्जैक्टनेस का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का पेपर होगा, और यहां से ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि जो 6 to 7 मार्क्स है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का सोल्यूशन लिखना और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशंस का बिहेवियर जानना, ठीक है। आपका टास्क यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करने पे कंप्लीट नहीं होगा, सॉल्यूशन के बाद उस पर कुछ एनालिसिस करना है। जैसे कोई एक सॉल्यूशन आ गया, उसको चेक करना है मोनोटोनिक है या नहीं। फॉर एग्जांपल किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y of x इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x, ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका बिहेवियर क्या होगा, मोनोटोनिक है या नहीं है, और कौन से रीजन पे मोनोटोनिक है। तो वो टर्म्स हम इन बिटवीन ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा सिलेबस है। सेकंड चैप्टर का सिलेबस लिख लेते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ के जाओगे और जितने लेक्चर आपको मिलेंगे उतने कवर अप कर लेंगे तो आप 90% तक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आपके जैम में जिसमें अटेम्प्ट रेशियो कितना भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 12 से 15 मार्क्स, और ये भी 13 to 15 16 मार्क्स का है। ये 30 मार्क्स का जो पेपर है, इस 30 मार्क्स पेपर में से आप 20 से 25 बड़े इजीली मार्क्स ले सकते हैं। और इतने मार्क्स आने का मतलब है आपके पास हाथ में स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कवर अप करना है। सबसे पहला टास्क है आपके पास स्कोर कार्ड आना चाहिए। दूसरा टास्क है आपको उस स्कोर कार्ड में इतने मार्क्स ऐड ऑन करने हैं कि आप अपनी चॉइस की IITs में चले जाओ। तो प्लस उसके बाद आपको ऐड करने हैं एटलीस्ट 25 to 35 मार्क्स, इतने दोबारा ऐड कर लेंगे। उनको ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया पूरा रियल एनालिसिस आपके पास है, लीनियर अलजेब्रा आपके पास है, मॉडर्न अलजेब्रा आपके पास है, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपके पास है। तो बहुत सारे सेगमेंट है जो अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस होना चाहिए। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, और एग्जाम में प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन। जितने क्लास में क्वेश्चंस मिलेंगे उतने सॉल्व कर लीजिए, उनका लॉजिक समझ लीजिए, एग्जाम के क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो सेकेंड चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 2 में आपके पास सबसे पहले चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली आप सब ने पढ़ा होगा FDY इक्वल टू QX, इस टाइप की इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने हैं, उन सॉल्यूशंस का बिहेवियर देखना है, वो सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, ये सारी टर्म्स देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ आता है रॉन्स्किन ऑफ एनी 2 सॉल्यूशन। मैं डिटेल में जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो ये सारे डिस्कस करूंगा कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। जस्ट अभी नोटेशन डिफाइन कर रहा हूं कि y1 y2 अगर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के तो उनके रॉन्स्किन का मीनिंग क्या है, उस रॉन्स्किन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। और इसी के बेस पे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होंगे, और उनको कैसे वेरीफाई करेंगे कि 2 सॉल्यूशन Li हैं, 2 सॉल्यूशन Ld हैं, ठीक है। देन ये बेसिकली मेरे पास है जनरल थ्योरी। यहां हम ये नहीं सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, यहां हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशंस का बिहेवियर कैसा है। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं आपको करवाऊंगा y" प्लस QXY, जो लास्ट 2 साल से हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है। अब इस इक्वेशन में आपको QX एक ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसके लिए आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते,
लेकिन थोड़ा सा अगर एनालिसिस पार्ट और फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल आपका नॉलेज में है तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली अटेम्प्ट हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम कवर अप करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पार्ट है। ठीक है, इसके मैं मॉड्यूल आपको जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे कैसे आपको कवर करना है। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि सेकंड चैप्टर में क्या होगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां तक मैं जर्नल थ्योरी डिस्कस करूंगा, जर्नल मेथड्स डिस्कस करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, और उसके बाद जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका बिहेवियर क्या क्या होगा। एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, उन 3 में से किसी ना किसी एक मेथड पे जरूर क्वेश्चन आएगा। अब इसमें सब कुछ स्टार मार्क है, हर सेगमेंट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं ओडी की बात करूं, ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स का ड्यूरेशन होगा थ्योरी लेक्चर्स के लिए। ठीक है, थ्योरी लेक्चर के लिए 15 से 20 घंटे आपको रिक्वायरमेंट है, प्लस क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए एटलीस्ट 15 to 20 आवर एक्स्ट्रा हम लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आपको ओडी को पूरा डिटेल में कवर अप करना है तो हमें 30 to 40 आवर का टाइम ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें सारे टेस्ट पेपर, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि आपका पैटर्न क्या होगा। आपको डेली इवनिंग में मंडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, ये क्लास पैटर्न होगा। मंडे को आपको 1 आवर का थ्योरी लेक्चर मिलेगा प्लस एक असाइनमेंट शीट मिलेगा। ट्यूसडे 1 आवर का थ्योरी लेक्चर मिलेगा, एक असाइनमेंट शीट मिलेगा और एक असाइनमेंट शीट का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको 1 आवर का थ्योरी लेक्चर, बेसिकली ये 1 आवर का नहीं होगा, 30 मिनट के 2 लेक्चर्स होंगे आपके पास। ठीक है, हर मंडे आपको ये लेक्चर मिलेंगे। 30 मिनट के अगर 2 लेक्चर हैं तो इनको कवर करने के लिए आपको 1 से 1.5 आवर का टाइम चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ 10 से 15 क्वेश्चन की शीट एलोकेट करी जाएगी एज अ टेस्ट पेपर। उसको आपको इस लेक्चर को समझना है, लेक्चर के बेस पे उस शीट को सॉल्व करना है और अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। ठीक है, अब उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करेंगे। सेम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक का थ्योरी लेक्चर पढ़ाएंगे, एक उससे रिलेटेड शीट देंगे। सेम यहाँ 1 आवर थ्योरी लेक्चर होगा और एक असाइनमेंट शीट मिल जाएगी आपको, अगेन प्रीवियस असाइनमेंट शीट का सोल्यूशन। सैटरडे आपको 2 आवर का थ्योरी लेक्चर मिलेगा, 1 आवर का आपका क्वेश्चन शीट मिलेगा। डिस्कशन सेशन मिलेगा। तो बेसिकली सैटरडे संडे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको 3 आवर ड्यूरेशन कवर करना है और संडे भी आपको 3 आवर ड्यूरेशन। संडे का अगर पैटर्न देखें तो एक आपका टेस्ट असाइन होगा आपको, जो भी इस पूरे प्रीवियस वीक में कवर किया है उस पूरे टेस्ट का, पूरे सिलेबस का कंक्लूजन आपसे लिया जाएगा कि आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी परफॉर्मेंस के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवर एन एवरेज आपके पास ये पैटर्न है क्लासेस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सब स्टूडेंट ने ये नोटेशन देख रखा होगा, dy बाई डी एक्स मान लो इक्वल टू 1 लिखता हूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इक्वेशन एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। अगेन एक इक्वेशन अगर मैं ये लिख देता हूं dx बाई dy इज इक्वल टू 1, अगेन सेम क्वेश्चन
विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जनरली स्टूडेंट का यहां जो आंसर आता है कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। यहां जनरली जो आंसर आता है वो आता है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंस्टेंट आंसर आपका जनरली यही होता है। और उसके बाद अगर मैं ये इक्वेशन दे दूं आपको dx इक्वल टू dy, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अभी सारी डेफिनेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट चीजों को समझते हैं तरीका क्या होगा करने का। ठीक है, अब इस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां आप बेसिकली आपने देखा कि dy बाई dx है, तो y को आपने डायरेक्टली डिपेंडेंट, जो न्यूमिनेटर में उसको डिपेंडेंट मान लिया, डिनोमिनेटर में जो उसको इंडिपेंडेंट मान लिया। लेकिन यहां तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, इस dx का मतलब क्या है, इस dy का मतलब क्या है। ये जो आपने d लिखा है और उसके बाद यहां मैं कुछ u लिख दूं, इस d का मतलब क्या है, ये मीनिंग जब तक नहीं पता होगा तब तक आप टर्म्स को नहीं समझ पाओगे। तो वो मीनिंग डिफाइन करते हैं, और मीनिंग डिफाइन करने से पहले कुछ टर्म्स चाहिए हमें। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, t एक वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है टाइम को। t इज अ वेरिएबल जो आपको क्या इसको डिनोट करेगा, टाइम को डिनोट करेगा। एंड p जो है वो पोजीशन ऑफ अर्थ है। ठीक है, ई अर्थ को डिनोट कर रहा है, p जो है अर्थ की पोजीशन कहां है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि विच वन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, p इज द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड t इज द टाइम, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट, जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि p इज डिपेंडेंट एंड t इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब आपको मैं ये पूछूंगा कि यहां इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अर्थ की पोजीशंस को बता दोगे। ये टाइम है, अर्थ की पोजीशन ये होगी या सन की पोजीशन ये होगी। ठीक है, अर्थ को सन के रिस्पेक्ट में बात कर लो या सन को अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर लो। तो आप पोजीशन, जैसे अराउंड 12 o'clock सन ऑलमोस्ट सेंटर में आएगा। ठीक है, तो आप टाइम को जैसे ही देख रहे हो और आप बोल देते हो कि p डिपेंडेंट। ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपको t दूंगा, अगर t गिवन है आपको, तो आप p ऑफ t कैलकुलेट करोगे, t के रिस्पेक्ट में p कैलकुलेट करोगे, देन आप बोलोगे कि p ये वैल्यूज प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको p दे दूं कि मेरी अर्थ इस पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली आप t भी बता सकते हो। जैसे सन इन बिटवीन सेंटर पे होता है, तो आप बोलते हो अराउंड 12 to 1 o'clock हुआ है। तो यहां अगर p गिवन है तो मैं t कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर t गिवन है तो मैं p कैलकुलेट कर सकता हूं। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करने से पहले यह समझाना चाहिए, मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर t गिवन है तो मैं p कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर p गिवन है तो मैं t कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल जिसका डोमेन नोन है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता है, जिसका रेंज आपको पता है कि यहां से यहां पे बिलोंग कर रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में एक नया वेरिएबल जिसकी वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हो, दो कंसेप्ट आ गए। वो वेरिएबल जिसका डोमेन नोन है, जिनको आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जैसे मैं t गिवन है आपको, तो t को वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर रहा हूं, t की इंफॉर्मेशन पता है आपको, और t के रिस्पेक्ट में अगर मैं pt कैलकुलेट कर रहा हूं, तो p की इंफॉर्मेशन t की हेल्प से कैलकुलेट कर रहा हूं।
तो वो वेरिएबल जिसकी इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरे वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल का डोमेन या इनपुट नॉन है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप यहां फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अ वेरिएबल whose value is assigned, a variable whose values is assigned is called independent variable. A variable whose values is assigned is called independent variable, and the variable whose value is obtained corresponding to assigned value, and the variable whose value is obtained corresponding to assigned value is called dependent variable. जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और a जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ सर्किल। ठीक है, तो जब आपके पास r नोन है, मान लो r की वैल्यू 2 है, तो आप इस एरिया के बारे में बता सकते हैं। तो उस केस में r क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो r को मैं वैल्यू अगर असाइन कर रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में a की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उस केस में r इंडिपेंडेंट होगा और a क्या होगा, डिपेंडेंट। और अगर एरिया ऑलरेडी नोन है, किसी एक सर्किल का एरिया अगर नोन है, तो आप रेडियस भी तो बता सकते हैं। अगर एरिया नोन है तो मैं रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर रेडियस नोन है तो एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर एरिया नोन है तो डिपेंडेंट कौन हो गया, r। अगर r नोन है तो डिपेंडेंट कौन हो गया, a। तो यही टर्म आपने देखी है कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप असाइन करेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट, और जिस वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू असाइन्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख के dy बाई dx इक्वल टू 1 लिख के ये नहीं बोलोगे कि y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है। यहां dy इक्वल टू dx लिखा है, तो यहां से y और x के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। अभी मैं dy का नोटेशन का मीनिंग समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आई थिंक यहां तक। तो अब इसी में अज्यूम कर लेते हैं कि y जो है वो डिपेंड हो रहा है x पे। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को कंक्लूड करना है, तो f मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि r से r पे बी अ फंक्शन। f कोई फंक्शन है। अब फंक्शन को डिटेल में मैं एनालिसिस पार्ट में बताऊंगा, जस्ट अभी आपको बेसिक आइडिया होगा कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। वो एनालिसिस में हम डिटेल में एक एक टर्म एक्सप्लोर करेंगे। तो f कोई फंक्शन है, तो आपका y जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो यहां मैं लिख सकता हूं y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x का डोमेन ऑलरेडी नोन है, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं वो dy और dx की डिस्कशन करने जा रहा हूं कि उसका मीनिंग क्या है। और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का ये है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए एक ग्राफ मान लिया। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट पिक कर लिया, मान लो a पॉइंट, ये पॉइंट पिक कर लिया x पॉइंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a, fa होंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जो x, fx होंगे। ठीक है, जब मैं x को a की तरफ टेंड करवाऊंगा, या उससे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लो l। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं स्लोप ऑफ l क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ l, वो क्या होता है, fx माइनस fy अपॉन fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है,
तो ये जो डिस्टेंस है अभी तक, ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस ए, ये डिस्टेंस क्या है, एफ ए, और ये डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं तो ये जो चीज़ है ये क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है अपॉन x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट L। अब इसको मैं नोटेशन दे सकता हूं डेल ऑफ f, इसको नोटेशन दे सकता हूं डेल ऑफ x, ये लिख सकते हैं, या और बेटर ये y डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकता हूं डेल y। ठीक है, तो y डायरेक्शन डिस्टेंस है उसको डेल y लिख दिया, और x डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसको डेल x लिख दिया। अब जब मैं x को a की तरफ टेंड करवाऊंगा, तो टेंड करवाने का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, और उस केस में स्लोप ऑफ l देखता हूं। तो जब x a की तरफ टेंड कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल x यहां आ गया, तो ये लाइन सेगमेंट ये बन जाएगी। जब x और a कॉन्साइड हो जाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट ये आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट टू f एट a। तो जब x a पे टेंड कर जाएगा तो जो ये लाइन सेगमेंट का स्लोप था वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, और जिसको हम क्या लिखते हैं, टेंजेंट लाइन का स्लोप। बेसिक आइडिया हुआ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है इसको लिखा जाता है dy बाई dx। तो अब बेसिकली ये सारा चीज तामझाम इसलिए कर रहे हैं कि हमें dy बाई dx का सबसे पहले नोटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब क्या है, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट a। dy बाई dx इसको बेसिकली लिखा जाता है एट x इक्वल टू e। तो dy बाई dx एक मीनिंग आया, इट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ए। दूसरा मीनिंग क्या है, मैंने यहां से स्टार्ट करा था तो ये मेरे पास डिस्टेंस था fx में, और जब मैं x को a पे लेके जा रहा हूं तो कितना डिस्टेंस बचा, ये तो मैं y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो dy रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। अगर आपसे कोई मीनिंग के बाद पूछेगा कि dy बाई dx का मीनिंग क्या है, तो वो आप बोलोगे द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू fx एट पॉइंट a। जब आपको dy बाई dx लिखेगा तो मैंने अज्यूम करा y इक्वल टू fx है, तो dy बाई dx का मीनिंग है द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट a। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज के रिस्पेक्ट में बात करें, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसके या आपके मूवमेंट से किसी चीज पे कोई इफेक्ट आ रहा है, आपके मूवमेंट से किसी एक दूसरी चीज पे इफेक्ट आ रहा है, तो उस दूसरी चीज पे जो इफेक्ट है वो कितना इफेक्ट है आपके कितने मूव करने से। जैसे सिंपली अगर बात करें कि मैं आपको कितना इनपुट दूंगा, मैं आपको कितना टीच करूंगा, मैं आपको कितना कंटेंट दूंगा, इस चीज का आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा। तो मेरे इनपुट से आपके आउटपुट में फर्क पड़ेगा, आपके पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है ये, कि जितने भी आपको फैकल्टी टीच करेंगी और जितने भी आप स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की एफर्ट, फैकल्टी की एफर्ट, और फाइनली कंक्लूजन है आपका रिजल्ट। तो जहां भी इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट की बात करेंगे तो वहां dy बाई dx का रोल आता है। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट कहां है, जहां हमें रेट ऑफ चेंज कंपेयर करना है।
यानी कि किसी एक इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट को कंक्लूड करना है तो मुझे रेट ऑफ चेंज देखना होगा कि मैं आपको कितना टीच करूं कि आपका अच्छा रैंक आ जाए, आपको 55 to 65 70 मार्क्स मिल जाए। तो मेरे इनपुट से आपका कितना आउटपुट आएगा, तो इसको अगर एनालाइज करना है तो इसके लिए भी आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम पॉइंट आगे बात करेंगे। तो आज के बाद dy by dx नोटेशन का मतलब क्या है, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट a। ठीक है, और दूसरा मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज होता है कि y डायरेक्शन में कितना चेंज है जब मैं x डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी dy by dx की बात करेंगे तो वो डेरिवेटिव है, इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं, y डैश। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये स्लोप कब डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस करा कि dy by dx इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट a। तो अगर मेरा कर्व कुछ ऐसा हो जाता, मान लो ये कर्व हो जाता y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं ये पॉइंट a मान लेता और ये पॉइंट x मान लेता, ठीक है, तो जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं यहां से जा रहा हूं तो ये थीटा एंगल है, टेन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 45, ये एंगल 45 डिग्री है तो टेन थीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर मेरे पास x पॉइंट ये आ जाता और मैं यहां मूव कर लेता तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ये एंगल कितना हो गया आपके पास 90 प्लस 45, तो टेन ऑफ से मान लो थीटा 1, ये थीटा 1 एंगल है तो टेन ऑफ थीटा 1 क्या आ जाएगा -1। तो यहां से मैं जा रहा हूं तो मेरा स्लोप क्या आ रहा है -1, यानी कि dy by dx की वैल्यू -1 है। अगर मैं यहां से मूव कर रहा हूं तो dy by dx की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन स्लोप जब एग्जिस्ट करेगा या मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनानी है तो एक यूनिक इक्वेशन चाहिए जिसका सॉल्यूशन किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट करे। तो अगर ये मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस कर्व के करस्पॉन्डिंग वो यूनिक इक्वेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहां क्या मिल रहा है, डिफरेंट स्लोप मिल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम रियल में पढ़ेंगे, जो यहां हम रेगुलरली यूज करेंगे, तो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके कर्व में शार्प एज आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहां शार्प एज मिल रहा है, तो जब तक कर्व आपका स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ कर्व है, ठीक है, शार्प एज नहीं है, तो उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव की बात करेंगे और वहीं हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे और वहीं उसी नेबरहुड में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, हमको रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन उस लेवल का हो सकता है कि वहां डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या डिफाइन है या नहीं है। ये सारे कंसेप्ट डीप ड्राइव एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो dy by dx का मीनिंग कब डिफाइन होगा, एट पॉइंट ए, जहां कर्व स्मूथ होगा। इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा रियल एनालिसिस में जब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सेकंड कंसेप्ट हमने डिस्कस करा कि dy by dx का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, लेकिन आगे अगर नॉलेज के लिए चाहिए, आगे इंटरव्यूज देने हैं, तो उसके लिए ये डेफिनेटली आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और देन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे, देन सॉल्यूशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।